जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का मैंने बताया जीवन का अध्ययन कहलाता है। और सर्वप्रथम लेमार्क और चेबेसिन ने किया था, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। जीव विज्ञान की शाखा एवं उपशाखाएं क्या क्या होता है, जैसे जूलॉजी, ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। बोटनी आपका जो होता है विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका पेलियोबायोलॉजी, जिसमें जीवाश्म आपका जीवाश्म की यानी जीवों और जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसको बायोलॉजी या फिर पेलियोटोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, पेलियोटोनोलॉजी या पेलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी होता है पादप जीवाणुओं का अध्ययन होता है। इकोलॉजी, सजीवों का पर उनके चारों ओर के पर्यावरण उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी आपका सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के अध्ययन का प्रभाव होता है। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन करना। जेनेटिक्स आपका होता है जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर के बीच कनेक्ट कर सकें। चलिए, बायोनिक्स क्या होता है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल तंत्रों का जो है निर्माण करना, ये आपको बायो कहलाता है बायोनिक्स के रूप में। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स होता है जीवधारियों को उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन करना। क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, आप ही जितने भी चीज़ें हैं इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा, क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, आवाज़ ठीक जा रहा है। चलिए, माइकोलॉजी यानी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। मेमोलॉजी आपका जो होता है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है बायोनोमी। बायोनोमी आपका जीवन के नियमों से संबंधित, आपका नोमी मतलब कि नियम कुछ ना कुछ होगा, तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करना बायोनोमी, याद रखिए। बायोमेट्री, बायोमेट्री आपका गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना है, इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक किसको कहते हैं आप लोग बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स ये आपको प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइल सेक्शन में सारे पीडीएफ नोट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक क्या होता है, गणित और सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा इसका जीव विज्ञान का अध्ययन करना। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता तथा विचिन्नता का अध्ययन करना आपका कहलाता है, फ्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्रियोलॉजी आपका क्या होता है, मस्तिष्क के विभिन्न क्रियाकलापों के अध्ययन को आपको फ्रियोलॉजी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, चलते हैं, चलिए नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रो से पता चल रहा होगा घास के बारे में है, तो घास से संबंधित अध्ययन करना एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पेलियोमोलॉजी। पेलियोनोमोलॉजी आपका कहलाता है विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करना। ऑन्कोलॉजी कैंसर या उससे संबंधित आपको ट्यूमर का अध्ययन करना, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है टेरोटोलॉजी, आपका जो शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि से संबंधित अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन करना। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करना। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी आपका रुधिर का अध्ययन करना। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करना, आपको न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करना। नेक्स्ट है लिथोट्रैप्सी। लिथोट्रैप्सी आपको जो है कि चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है लिथोट्रैप्सी होता है एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर आपको मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों या वो कारकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी आपका परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, परजीवी जीवों का आपका। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, विषाणु, वायरल, मैं आपको वायरस आप लोग पता होगा कोरोना वायरस से कोरिलेट कर सकते हैं। कोविड-19 अभी रिसेंटली जो भी जेन जी वाले बच्चे हैं सब तो देखे ही होंगे, तो आपका जीवाणुओं या वायरस का अध्ययन करना। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियल जीवाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, फिर आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे। यू विल हैव टू
कि क्वेश्चन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ। लूसेंट भी हम साथ साथ चलेंगे, डोंट वरी। लूसेंट एक रिवीजन पर्पज से लास्ट मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका एडीओ के एग्जामिनेशन डेट आपको पता था 10 तारीख से 16 के बीच में होगा, तो उसको लेकर के मैंने ये रिवीजन पर्पज से स्टार्ट किया। अब आपके पास समय मिल गया, 1-2 महीना आपको टाइम मिल गया। दरोगा वालों के लिए आप इसी को कर सकते हैं। लूसेंट आप 3 से 4-5 बार पढ़ सकते हैं, कहीं भी अपने क्लासेज या खुद से कर सकते हैं। मैं अभी एडीओ या दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, आप ये इसको देख सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मारियोलॉजी। मारियोलॉजी चींटियों का अध्ययन कर लाता है। मैकोलॉजी आपका जो होता है मोलस्का या उनके खेलों का अध्ययन आपका होता है। इथियोको। नेक्स्ट है इथियोलॉजी आपका होता है मत्स्य की संरचना, कैरेकी के अध्ययन कर इत्यादि का अध्ययन करना। सर्पेटोलॉजी आपका सर्पों का अध्ययन करना। हर्पेटोलॉजी उभयचरों यानी सरीसृपों का अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपका डर्मेटोलॉजी आपको त्वचा और उनके रोगों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करना। ट्रोफोलॉजी पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट आपका है टेटोलॉजी उपार्जित आपका लक्षणों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपका है, देख सकते हैं महत्वपूर्ण आपको जो है प्रमुख शब्दावली और उससे संबंधित उत्पाद होता है। एपीकल्चर जिसे होता है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन या मसालों में परागण है तो मधुमक्खी का पालन करना। यह एपीकल्चर आपका संबंधित है आपको मधुमक्खी से, याद रखिएगा उसके पालन से। नेक्स्ट है एबीकल्चर आपका मछली पालन से। एक्वाकल्चर एक्वा से मछली तो यानी जलीय जीवों जैसे जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करना। एक्वा यानी पानी से संबंधित है। एक्वा आपने वाटर भी देखा होगा, एक्वा वाटर इस तरह से कोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्गा कल्चर एक्वा कल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट पीसी कल्चर मत्स्य या मछली पालन का होता है। एग्रीकल्चर आपका फसल संवर्धन से पशुपालन तथा कृषि से संबंधित आपका विज्ञान है। सेरीकल्चर आपका कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करना। सिल्वीकल्चर आपका वन आपका संवर्धन है। स्पंजी कल्चर आपका स्पंज संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर आपका फूलों की खेती या पुष्प कृषि होता है। ओलेरिकल्चर आपका सब्जियों की कृषि होता है। अर्बोरिकल्चर आपका जो होता है वृक्षों या झाड़ियों की कृषि होती है। हॉर्टिकल्चर आपका फूलों या फलों या सब्जियों या मसालों की खेती के लिए जानते हैं। पोमोलॉजी आपका फलों की कृषि होता है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती के लिए जानते हैं। एग्रोनॉमी आपको फसलों की खेती। पोमोलॉजी आपको फलों की कृषि के लिए जानते हैं। वर्मीकल्चर आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ का पालन के लिए जानते हैं। केचुआ के पालन के लिए जानते हैं। कृषि संबंधित आपको पता है केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियोलॉजी व्यापार हेतु सीपो यानी ऑस्टर्स में आपका कृत्रिम प्रजनन के लिए आर्टिफिशियल जो आपको प्रेगनेंसी किया जाता है। आईवीएफ का नाम आपने सुना होगा। तो ऑस्ट्रियोकल्चर आपको जो है ऑस्ट्रियोकल्चर में इसमें सीपो का जो है व्यापार हेतु सीपो में आपको कृत्रिम प्रजनन के लिए। ओलिकल्चर आपको जैतून ओविल्स का उत्पादन होता है संरक्षण तथा व्यापार के लिए। हेरिकल्चर आपको होंगे एज स्नेल्स का आपको संवर्धन के लिए जानते हैं। विटिकल्चर आपको अंगूर के लिए उत्पादन के लिए, भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। नेक्स्ट है आपका मेरिकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों या जंतु वनस्पति का संवर्धन के लिए होता है। मोरिकल्चर आपका जो होता है शहदूत की खेती के लिए। हाइड्रोपोनिक्स आपको जो होता है या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन के लिए जानते हैं। ये आपको पोषक द्रव्य हो गया, न्यूट्रिएंट्स के लिए जानते हैं। वायु पत्थर एयर स्टोन होता है, ये वायु पंप एयर पंप के लिए जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली द्वारा आपका पादप संवर्धन के लिए जानते हैं। सिटीकल्चर आपका जो होता है सिट्रिकल्चर आपका खट्टे फलों या फल उत्पादों का संवर्धन होता है। वेजिकल्चर आपका सब्जियों या पौधों की कृषि मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें आपका कायकी के ऊपर आपका प्रबंधन होता है। चलिए इसके एक बार दोबारा हम रिवाइज कर देते हैं तेज़ी से, फिर हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, अभी चाहे बीपीएससी यूआईएस हो पीसीएस हो, सभी जगह का एक जगह सम घटना चक्र का एक बुक से हम करवा रहे हैं, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन है पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 27-28 क्वेश्चन इसमें है, 28 क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको जैव विकास के बारे में जानेंगे। चलिए इसको दोबारा हम रिवाइज करते हैं आप लोग के लिए, आप साथ साथ देखते जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा।
नेक्स्ट है जूलॉजी। जी आपका जी प्रत्येक या जंतुओं या विस्तृत जंतुओं का विस्तृत पे अध्ययन करना, जूलॉजी जंतुओं के बारे में है। बॉटनी आपको पादप और उनके क्रियाकलापों के बारे में है। पोमियोलॉजी आपका जो है जंतु और जीवाणुओं के अध्ययन के बारे में पोमियोलॉजी। नेक्स्ट है पेलियो बॉटनी, पादप जीवाणुओं का अध्ययन है, जीवाश्मों का पादप जीवाश्मों का अध्ययन आपका पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जीवाणु आनुवांशिक लक्षणों है उनकी, जिसे आप वंशागति का अध्ययन करने के लिए जानते हैं। जिसे जेनेटिक्स में आपके माता पिता से जो आपको हाइट मिलता है या कलर मिलता है या फिर आपके आंखें मिलती है, तो ये जेनेटिकली कहीं बोलता है ना कि ये काला हो गया गोरा हो गया, इसी पर डिपेंड करता है जेनेटिक्स पर। जीवों का आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन करना। फिजियोलॉजी है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य विधियों का अध्ययन करना। पेडोलॉजी आपको मृदा और मृदा आपका निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा से संबंधित है। जेनेटोलॉजी आपको मनुष्य यानी वृद्धावस्था या काला प्रभावन के सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जैविक आपका पहलू का अध्ययन के लिए जानता है। जेनेटोलॉजी आपको वृद्धावस्था से याद रखेगा। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना, इथोलॉजी के रूप में जानते हैं। बायोनिक्स आपका जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों या अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना। बायोनिक्स आपका जो होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ साथ अध्ययन के लिए जानते हैं। मायोलॉजी मनुष्य पेशियों का अध्ययन के लिए होता है। मेमोलॉजी आपका स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करने जानता है। बायोनोमी आपका जो होता है जीवन के नियमों के, नोमी के मतलब नियम बना रहा है, तो नियमों से मैंने बताया था आपको, नोमी से आपका जीवन के नियमों से संबंधित होता है। बायोमेट्री आपका जो होता है गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों को द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कर लिए। फेमोलॉजी आपका होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करना। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी ये घास से संबंधित अध्ययन होता है। पैलिनोलोमोलॉजी ये विभिन्न प्रकार के परागण कणों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर या संबंधित ट्यूमर का अध्ययन के लिए होता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन के लिए। कांड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन है, कांड्रोलॉजी। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी और से अस्थियों और से अस्थियों याद रखिएगा। सेरोलॉजी आपका जो है रुधिर यानी कि ब्लड होता है, सीरम का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है सेरोलॉजी सीरम का। हेमाटोलॉजी आपको रुधिर का अध्ययन के लिए जाता है, हेमाटोलॉजी नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका नर्वस सिस्टम का जो आपका होता है तंत्र से संबंधित आपका न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित आपका अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है लिथोट्रैप्सी होता है एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थिर पथरी को तोड़ करके मरीज को इलाज करते हैं। लिथोट्रैप्सी जब आपके कहीं भी पथरी आ जाता है पेट में या फिर कहीं भी किडनी में हो या फिर पित्ताशय मूत्राशय कहीं पर भी, तो उसको तोड़ करके आपका इलाज करने के लिए काम करता है। तो ये आप याद रखिएगा। स्टोन आजकल के समय में बहुत सारे लोग को हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे मसाला खाते हो ना खाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होने की संभावना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों या कारकों का अध्ययन करना। पैरासिटोलॉजी, पैरासीटामोल एक आप खाते हैं तो परजीवियों का अध्ययन करना, परजीवी जो है कीटाणु का। वायरोलॉजी, विषाणु या अपने वायरस का अध्ययन करना। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। एंटियोलोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है मिरमेकोलॉजी, चीटियों का अध्ययन। मिरमेकोलॉजी इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मेलेकोलॉजी आपको मोलस्का और इनके जो है खोलों का अध्ययन करते हैं। इथियोलॉजी आपको मत्स्य की संरचना और कार्य इत्यादि का अध्ययन करना। सर्पेटोलॉजी आपका सर्पों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी आपको भैचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन के लिए। ऑर्निथोलॉजी आपको पक्षियों का अध्ययन के लिए। डर्मेटोलॉजी आपको त्वचा एवं उनके रोगों का अध्ययन करने के लिए। ट्रोपोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी आपका पार्जित लक्षणों का अध्ययन के लिए जानते हैं।
एपीकल्चर मैंने बताया था मधुमक्खी से संबंधित है। एपीकल्चर आपका जो है पक्षी पालन से है। एक्वा आपका मैंने जलीय जीवों से है संबंधित। आपका एक्वा अलगा कल्चर आपका जो होता है एक्वा कल्चर अलग का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसी मैंने बताया था पीसी कल्चर आपको मत्स्य या मछली से संबंधित है। एग्रीकल्चर आपको फसल या पशुपालन कृषि से संबंधित आपका है विज्ञान। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु आपका रेशम का कीट का पालन होता है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन के लिए। स्पॉन्जी कल्चर आपका स्पंज संवर्धन होता है। ओलेरी कल्चर आपका सब्जियों की कृषि के लिए। अर्बोरी कल्चर आपका वृक्षों या झाड़ियों की कृषि के लिए जानते हैं। हॉर्टिकल्चर आपका फूलों सब्जियों मसालों की खेती के लिए। पोमोलॉजी फलों की कृषि के लिए। एग्रोनॉमी फसलों की खेती के लिए। एग्रो मतलब फसल याद रखिएगा, पोमो मतलब फल। बर्मी कल्चर आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ का बर्मी कल्चर पालन केचुआ के लिए उत्पादन हेतु आप लोग कृषि की वृद्धि के लिए हम केचुआ के आपको जो किसान मिलते हैं, मैंने बताया भी था आपको। ऑस्ट्रिकल्चर आपको जो होता है व्यापार हेतु आपको सीपो इंडस्ट्रीज में कृत्रिम प्रजनन के लिए। ओलिकल्चर आपको मैंने बताया था आपको जैतून ऑलिवल्स का उत्पादन या संरचना है व्यापार के लिए। हेलीकल्चर आपका जो था घोंघे या स्नेल का संवर्धन के लिए। विटीकल्चर आपका अंगूर उत्पादन के लिए। मेरीकल्चर आपका मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों या वनस्पतियों का संवर्धन। मोरिकल्चर आपका जो होता है दूध की खेती के लिए। हाइड्रोपोनिक्स आपका जो होता है या फिर एरोपोनिक्स या एरोकल्चर ये मृदा जीव विहीन पादप संवर्धन के लिए जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। विटीकल्चर आपका सिट्रिकल्चर आपको खट्टे फलों के लिए आते हैं जैसे विटामिन सी आपका पाया जाता है इसमें खट्टे फलों में जितने भी चाहे नींबू हो गए संतरा हो गया। बेजिकल्चर आपको जाता है सब्जी या पौधों की कृषि है तो मोजरों द्वारा वाले फलों की कृषि है इसमें कायिक प्रवर्धन के लिए जानते हैं। नेक्स्ट जंतु विज्ञान किससे संबंधित है, आप क्वेश्चन आंसर बताइएगा। सीधे आंसर पर चलेंगे, देख सकते हैं यूपीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन बताइएगा। तो इसका जीवित या फिर मृत जानवरों को दोनों का किया जाता है। जूलॉजी का अर्थ होता है जूलॉजी के अंतर्गत जीवित या मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जो बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके जनक जो आपका यानी फादर जिसको कहते हैं अरस्तु को माना जाता है। चलिए पक्षी के बारे में क्या जानते हैं, तो पक्षी आपका जो है ऑर्निथोलॉजी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वंशागणित यानी जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। आपको मैंने बताया था आपका कलर कैसे कितना हाइट होगा कैसे आँखें होगी, जैसे ऐश्वर्या राय की बेटी ऐश्वर्या राय की जैसे दिखेगी आपके जैसे। पर्यावरण क्या होता है इन्वायरमेंट के बारे में, तो इकोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसको सेकंड से मिला दीजिए। और जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म का यानी कि इसका अध्ययन पैलियो बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो इससे मिलाएंगे तो आपका बी है सर, इसका सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं पक्षी आपके ऑर्निथोलॉजी होता है। आपका वंशागणित आपका जो है जेनेटिक्स के रूप में। पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म आपका पैलियो बायोलॉजी। फूलों का अंदर क्या कहते हैं बताइए, एंथोलॉजी इसको कहते हैं। सीधे आंसर पर चलेंगे, झारखंड में पूछा गया। फेमोलॉजी आपको जो है मस्तिष्क के विभिन्न अंग भागों का क्रियाकलापों का विक्षिप्तता के बारे में। इससे करेंगे तो आपका ये होगा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस भी हो गया साथ साथ थ्योरी भी हो गया। तो ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक एक चैप्टर हम लाएंगे डे बाय डे। तो आपका नेक्स्ट है एंथोलॉजी आपका क्या कहलाता है, एंथोलॉजी आपका जो है फूलों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित आपका अध्ययन होता है। नेक्स्ट है पेलियोबायोलॉजी आपका पॉलिनोलॉजी आपके विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन के लिए। कीटों का अध्ययन क्या करते हैं, तो एंटोमोलॉजी कर लेते हैं। बाकी सबको भी जान लेते हैं। बाकी जैसे इथियोलॉजी आपको जो है मत्स्य की संरचना का के लिए अध्ययन का जानते हैं। एंटोमोलॉजी मैंने बताया कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी आपको जाता है परजीवी जीवों का अध्ययन के लिए। मेलोकोलॉजी आपका जो होता है मोलस्का और इनके खेलों यानी सेल्स का अध्ययन के लिए भी जानते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सहज विषय जो है जनसंख्या या मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, तो ये जनांकिकी के रूप में जानते हैं इसको। अनुवांशिक नहीं होता, पारिस्थितिकी भी नहीं होगा। वायरस के लिए वायरोलॉजी के लिए यूज करते हैं। तो ये देख सकते हैं रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपका जनन के लिए आपको जिसको डेमोग्राफी के रूप में जानते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं डेमोग्राफी, याद रखिएगा। के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों या उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार क्षेत्रीय वितरण या एवं बनावट उसमें से पाए जाने वाले भी परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न सांस्कृतिक कीयों के वैज्ञानिक
विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इथनोलॉजी के रूप में जानते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के आपको तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, इथनोलॉजी के रूप में इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, इथनोलॉजी के रूप में। चलिए इसके विस्तार से जानते हैं। इथनोलॉजी आपको जो है, इथनोलॉजी आपको विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी ग्राफी के, अगर ग्राफी इसमें लगा होता है, विशिष्ट संस्कृति, आपका किसी विशिष्ट संस्कृति के बारे में अध्ययन के लिए मिल जाता है। इथियोलॉजी आपको जो होता है, मानव सहित के सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एथिक्स आपको जो होता है, नैतिक आचार। एथिक्स आप लोगों को यूपीएससी में लिखना भी होता है कि आपके नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानते हैं। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण या अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने वाला को क्या कहते हैं, तो इसमें बायोनिक्स के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स के रूप में जानते हैं। बायोनिक्स, बाकी हम ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। बायोनिक्स होता है, बायोमेट्री हो गया, बायोनोमी हो गया, इस सारे को हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जैसे बायोनिक्स होता है, क्या होता है, जैविक जगत में होने वाले कार्य या गुण पद्धति का अध्ययन या एवं अजैव तंत्र का इसका होता है, इसका प्रयोग। बायोनिक्स आपका होता है, बायोनिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन होता है। बायोनोमी क्या होता है, जीवन के नियम, यानी कि लॉ नोमी, मैंने बताया था नोमी के बारे में, तब आपका लॉ ऑफ लॉज या फिर कहते हैं जीवन के नियम का अध्ययन करना। बायोमेट्री आपका क्या होता है, गणित एवं सांख्यिकी तकनीक के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन के लिए जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसको करते हैं, तो जंतु शिवाल का या फिर शैवाल का, जंतु जीवाश्म का या फफूंद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पैलियो वनस्पति में हम क्या करते हैं, तो पादप का यूज करते हैं। यहाँ पर पादप का कोई यूज नहीं, प्लांट के बारे में तो आपका करते हैं, प्लांट से संबंधित होता है, तो इसका प्लांट से होगा। तो पैलियो वनस्पति आपका पैलियो बॉटनी जो होता है के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे, जिन उनकी जो है छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक और ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर जैकब बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आपको पैलियो बॉटनी कहा गया है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर के रूप में जानते हैं। चलिए इसके और विस्तार से जान लेते हैं। एपीकल्चर आपका क्या होता है, तो आपका व्यवहारिक स्तर पर शहद उत्पादन, फसलों में आपको पर्यावरण हेतु मधुमक्खी पालन के लिए जानते हैं एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको पुष्प फल जो है दोनों पौधों को अध्ययन के लिए जाते हैं हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर आपका जो होता है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन के लिए। फ्लोरिकल्चर आपका सजावट के लिए काम आने वाले फूल पुष्पों का यूज करते हैं। फ्लोरिकल्चर आप लोग देखते हो शादी ब्याह में इसका यूज होता है, तो इसमें ज़्यादातर पुष्पों का यूज होता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। कहाँ पर किया जाता है, एपीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है, बाकी व्याख्या आप ऊपर में देखते चले जाएंगे, सीधे आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। कौन सा सम्मिलित नहीं है, फूलों के अध्ययन फ्लोरिकल्चर भी मैंने बताया सही है। फसलों के अध्ययन आपका एग्रोनॉमी, ये भी सही है। फलों की खेती आपका पोमोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की खेती आपका क्या कहलाता है, इसको हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, बल्कि एक विशेष पद्धति जिसके तहत आपका फलों की कृषि की जाती है, पोमोलॉजी इसका होगा। इसका याद रखिएगा, एक विशेष प्रकार की कृषि होती है जिसके तहत आपको फलों की कृषि, सब्जी यानी की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न में 1 और 3 आपको फूलों की और फलों की खेती के क्रम से आपको फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी कहते हैं। यानी फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी का नाम दिया जाता है। आपका सी के अंतर्गत जो होता है आपका नामकरण जो हॉर्टिकल्चर दिया गया है, जिसके बेहद श्रेणी जो है आपका शब्दावली होता है, मतलब कि इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली होती है। हाँ, सब्जियों की खेती के लिए विशिष्ट शब्दावली जो है क्या कहते हैं, उसको ओलेरिकल्चर कहते हैं सब्जियों के लिए। नेक्स्ट, यदि सभी नामकरण जो है विशिष्ट शब्दावली के रूप में सही मायने जाए तो आपका सही ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सब चीज़ें देख लीजिएगा, ये सब मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। सब्जी के लिए पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर आपको फलों के लिए करते हैं, पोमोलॉजी मैंने बताया अभी। नेक्स्ट है ऑरेलिकल्चर, इसका आंसर होगा। हॉर्टिकल्चर मैंने बोला विस्तृत, अगर कोई विशेष श्रृंखला के लिए करते हैं।
नेक्स्ट कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ये याद रखिएगा इस तरह से। एपीकल्चर क्या होता है, शहद की मक्खी के लिए, बिल्कुल ये सही। सेरिकल्चर आपका सिल्क वर्म के लिए, आपका हॉर्टिकल्चर फूल के लिए, विस्तृत के लिए यूज करते हैं। और पिसिकल्चर आपका लाख का कीड़ा के लिए नहीं, पिसिकल्चर आपका मछली पालन के लिए करते हैं, तो ये गलत है आपका, ये आपका गलत नहीं, ये मछली याद रखेगा, इसमें आपका मछली याद रखेगा, यहाँ दिया हुआ पिसिकल्चर आपको मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा जोड़ी आपका समेकित है, शब्द और अर्थ जो है सब समान है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन के रूप में जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, नहीं ये बातें गलत है, बाकी सिर्फ ये सही है, बाकी यहाँ पर गलत है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। लेक्सिकोग्राफी आपको शब्द कोश का संकलन या फिर संयोजन के रूप में जानते हैं। फिलोलॉजी आपको जो है भाषा की संरचना या फिर एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन के लिए जानते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं, फिलोसोफर बन गया तो क्या। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन के लिए जानते हैं। आइकोनोग्राफी प्रतिमा या फिर चित्रकला का अध्ययन के लिए जाता है। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश की संरचना से है, आपका शब्दकोश की संरचना से। विटिकल्चर किससे संबंधित आपका उत्पादित होता है, विटिकल्चर आपको मैंने बताया अंगूर से संबंधित है। अब केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विटिकल्चर का अंगूर के उत्पादन और उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कीट संवर्धन किससे है, तो कीटों की वृद्धि का आपका विज्ञान है। जंतु का नहीं होगा, मछली का नहीं, पिसे गलत है, कीटों का भी नहीं, तो आपका कीटों की वृद्धि से संबंधित है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। कीट संवर्धन यानी कि जैसे केचुआ की वृद्धि के लिए विज्ञान कहा जाता है, कि विज्ञान कहा जाता है। केचुआ कीटों का मृत भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। बर्मी कल्चर में प्रयुक्त बर्म होता है, क्या होता है, अर्थवर्म होता है। बर्मी कंपोस्ट को बर्मी कल्चर केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ यानी अर्थवर्म्स के मल से तैयार खाद की बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, यानी उसके मल मूत्र से निकलता है, मल से। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी किस की अध्ययन से संबंधित है आपका, तो वृद्धा से अभी मैंने बताया था, ये 3-4 बार हो चुका है। जेरेंटोलॉजी यानी कि एक जीव विज्ञान की वो उपशाखा है जिसका संबंध आपको वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां स्थिर हो जाती है और शरीर के अंग युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता पाने के लिए शरीर के कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है। जेनेटिक्स आपका आनुवांशिकता और विचरण से संबंधित है। जेनेटिक्स और आनुवांशिकता जीव विज्ञान को शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों और इसकी वंशागुणित और विचरण यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, वृद्धावस्था या काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति किसके विधि द्वारा किया जाता है, ऑन्कोलॉजी या फिर जेरोंटोलॉजी, ये आपका सही है। टेरेटोलॉजी नहीं और ऑर्निथोलॉजी भी नहीं, इसका बी आंसर है। जेरोंटोलॉजी आपका जो है वृद्धावस्था या काल प्रभावन के सामाजिक में 2-3 बार बता दिया, बाकी देख लीजिए। देखिए जिसके अंतर्गत नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान के वो शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का पता किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानता का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वृद्ध होने का आपको जेरोंटोलॉजी कहता है। रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया। पैडोलॉजी जो है निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है आपका, तो मिट्टी, पैडो याद रखिएगा, पैडो से संबंधित आपको मिट्टी से है। पैडोलॉजी आपको जो है के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी को मृदा कहते हैं। निर्माण है आपके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक यानी फिजिकल फैक्टर जिससे आपके हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जलन और जल एवं खनिज लवण यानी मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय यानी वेदनी से निर्मित होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो बताइएगा ऑस्टियोलॉजी के रूप में जानते हैं इसको। ऑस्टियोलॉजी आपको जो होता है अस्थियों का अध्ययन या फिर बोन्स का अध्ययन के लिए जानता है। नेक्स्ट ऑर्नोलॉजी पर्वतों का अध्ययन के लिए जानता है। सेरोलॉजी आपका जो होता है रुधिर आपका सीरम का आपका वैज्ञानिक अध्ययन होता है। जियोलॉजी आपका जो होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन के लिए जानते हैं।
चलिए ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्लासेज आपका है और ये हम कंटिन्यू करेंगे पूरा साइंस, साथ साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम कंटिन्यू कर आपको लेके आएंगे। इकोनॉमिक्स के साथ आपका करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कराया है, मल्टीपल टाइम आप लाकर जा करके देख सकते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर सारे आप देखेंगे तो आपका एडिटोरिया भी स्टार्ट हो चुका है, टाइम टू टाइम हिंदी इंग्लिश में मैंने कंप्लीट कराया, तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए जिन लोगों को वीडियो नोट्स या प्राप्त करना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हड्डियों की पढ़ाई जो है आपका विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो आपका ऑस्टियोलॉजी से संबंधित ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं बीपीएससी प्री में पूछा गया। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, आपका सर्पेटोलॉजी कहलाता है। सर्पेटोलॉजी कहता है आपका सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी आपको जो है देख सकते हैं, हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत उभयचरों या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी आपका जो है अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी आपका जो होता है मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी आपको मैंने बताया आपका किससे संबंधित है, तो ऑर्निथोलॉजी आपको पक्षियों से संबंधित है, मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ। इक्थियोलॉजी आपको मछली से है और आपका हर्पेटोलॉजी आपका जो है आपको मैंने बताया ओके आपका जीव विज्ञान को जिसके आपका उभयचर और सरीसृपों के बारे में मिलता है जानकारी, यहाँ देख सकते हैं उभयचर और सरीसृपों। नेक्स्ट है किस में आपका जो है बेमेल है, कौन सा बेमेल है, यानी कि ओड वन जिसको आउट करते हैं, आपने रीजनिंग में देखा हुआ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग और साइंस का मिक्सचर होता है क्वेश्चन। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, इसका जवाब होगा साइकोलॉजी, ये मस्तिष्क से संबंधित है। बाकी देख सकते हैं फिजियोलॉजी आपका पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित आपका विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान मैंने बताया मस्तिष्क से अलग, इनसे आपका अलग विद्या है, मतलब दोनों अलग पढ़ाई है। नेक्स्ट है जनरली ये देखते होंगे कोविड-19 के बाद साइकोलॉजी की जरूरत पड़ता है। साइकोलॉजी यानी कि इन द सेंस कि डिप्रेशन का सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, या फिर आपको एक मनोबल भी डाउन हो जाता है जो लगातार आपको असफलता मिलता है। 2-4-5 साल लगातार आपने प्रिपरेशन किया और कहीं भी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, पीटी मेंस निकल रहा है और फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, बट ये आपके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, मृदा विहीन पादपों का संदर्भ है, पादप में नहीं, आपका सब्जियों में भी नहीं, जल में भी नहीं। हाइड्रो मतलब याद रखिएगा पानी से संबंधित होगा, मृदा विहीन आपका पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका खनिज पोषक तत्वों के बिलियन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों का उपयोग उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि जिसमें आपको भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर, तो जल में उगाया जाता है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है टॉपिक आपका जैव विकास। इस टॉपिक को भी किया जाए, यस नो में भी आप लोग बताइएगा। साथ साथ मैं लूसेंट को भी कंप्लीट कर रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। लूसेट का भी वन लाइनर मैं आपको साथ ही साथ फैक्ट आपको जो है कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, आगे कंटिन्यू किया जाए, यस नो में भी आप लोग बताइए, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जितने लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं। चलिए चलिए कुछ लोग आ रहा है रिस्पॉन्स, यस यस। चलिए 2-3 लोग और मैसेज कीजिएगा जितने भी लोग हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है और इसमें हम पहले लूसेंट का हम तेज़ी से हम कंप्लीट कर देंगे, ये ऑलरेडी मैंने अब कंप्लीट करा दिया है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक का हम पढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता, पहले इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, फिर हम उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे और इसके भी एक थ्योरी दिया हुआ, साथ साथ आपका क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो दोनों पोर्शन आपको 2 से 3 बार रिवाइज होगा। मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ही पढ़ाता हूँ आप लोग को।
वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका संचारित होता है आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को के आपका पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना की विधि और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम आपको जानकारी ऑस्ट्रेलिया के निवासी आपका ग्रेरल जोहानस मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने आपका 1822 से आपका 1884 तक इनका जीवन काल रहा है। इसी कारण में इन्हें आपका जो है आनुवांशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसको? तो ग्रेरल आपका जोहानस मेंडल को। और इसने मटर पर जो है आपका पहली बार प्रयोग किया था। डब्ल्यू वाटसन जो आपका 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स का उपयोग किया था। यानी जेनेटिक्स का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वाटसन ने, डब्ल्यू वाटसन ने। याद रखिएगा 1905 ईस्वी में, 1905 आपका 1905 में जो आपका हिस्ट्री से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था? तो बंगाल विभाजन इसमें किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। जोहानस सेंस ने आपका 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो से जीन, जो से जोहानस। याद रखिएगा, याद करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आप उधर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो जोहानस आपका कब किया था? तो जीन, जो से जोहानस ने आपका जीन शब्द का उपयोग किया था। आपका फिनोटाइप जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप के रूप में। जीनोटाइप जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका आपका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों या जीन का बना होता है। आनुवांशिक के संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग चुनाव किया था। याद रखिएगा। और किसने किया था? मेंडल, इसी ने किया था। मैंने आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के ग्रेगर मेंडल जोहानस मेंडल को जानते हैं। निक जोनस आपका रिसेंटली शादी किए हैं, तो इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा उसके पति का, तो जोहानस, रिक जोनस करके ऐसा नाम है कुछ। यस नो में भी कमेंट कीजिएगा। चलिए, मेंडल ने पहले एक जोड़ी आपके विपरीत गुणों फिर दो जोड़े विपरीत गुणों के वंशानुगत आपका अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः आपका एक संकरणीय या दो संकरणीय क्रॉस इसको कहते हैं। ये देख सकते हैं एक संकरणीय क्रॉस में जिसमें मोनोहाइड्रेट क्रॉस मेंडल ने एक आपका संकरणीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एक बौने टीटी पौधे के बीच आपको क्रॉस कराया गया। आपका देख सकते हैं ये लंबा टीटी है, दूसरा आपको बौना टीटी के रूप में, यानी आपका प्रृत पौधे होता है, मृत एक लंबा है। नेक्स्ट इसमें कृत्रिम आपका प्रागण किया गया था। टीटी का 100 आपका प्रागण करने के बाद सभी पौधे जो है संक्रमण आपका लंबे आपका F1 पीढ़ी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आपका 100 प्रागण आपका शुद्ध आपको लंबे टीटी आपको 25% इसमें संक्रमण करने के बाद अब फिर शुद्ध होना आपको 25%। आपको 100 प्रागण हमेशा शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। 100 प्रागण में 75% और 25% इसको इसमें आपको 100 प्रागण में हमेशा जो है शुद्ध बौने आपका F3 प्राप्त होता है। इसको समझने के लिए मैं बता दूंगा, आप लोग पहले इसको सुन लीजिए। देख सकते हैं F2 आपका जो है पीढ़ी को पौधा का आपका फिनोटिक्स का रूप में इसका अनुपात होता है 3:1 होता है। और जीनोटाइप में आपको जो होता है 1:2:1 के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा, फिनोटाइप में 2 रहेगा 3:1 के रूप में, यानी 75% ये रहेगा और 25% आपका रहता है। इस तरह से ये देख सकते हैं, लंबे वाले 75%, 25% शुद्ध बौना के रूप में रहता है 100 प्रागण में। और नेक्स्ट में आपका जीनोटाइप में आपका 1:2:1 के रूप में रहता है। द्विसंकरीय क्या होता है? डायहाइब्रिड में क्रॉस में मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के रूप में गोल और पीले बीज यानी RRYY और एवं हरे एवं आपका झुर्रीदार आपका बीज आपका जो है इससे संबंधित पौधों का आपको क्रॉस कराया। इसमें आपका गोल एवं पीला बीज आपको प्रभावित हुआ, जिसे आपको गोल और पीला जो आपका जैसे रेड और येलो आपको हुआ था। तो इसका आपका इसको कहते हैं जेनेटिक्स। जो आपका जेनेटिक्स या गैमेट जो बनाता है RY का बनाता है, यानी कि रेड और येलो बनाता है। झुर्रीदार और हरा बनाया तो रेड आपको देख सकते हैं, और आपका वो येलो के रूप में गैमेट आपको RY के रूप में जानता है। ये आपका पैतृक इसमें पौधा होता है, यानी एक्स के रूप में अगर देखें तो गोल में पीला संक्रमण आता है, तो 100% में RRYY के ऊपर गोल और पीला होता है। तो इस तरह से आपका देखेंगे RRY क्या होगा, इसमें नर युग्मक होता है, तो इसमें आपका इस तरह से आपका निकलेगा। गोल और पीला शुद्ध होगा तो इसमें अशुद्ध होगा, उसमें गोल और पीला अशुद्ध के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से युग्मक को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इससे करेंगे, यहाँ पर इससे इसका करेंगे, तो ये प्राप्त होगा।
ये देख सकते हैं। यहाँ पर इससे करेंगे तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको हम इससे कोलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखेंगे। अतः जो है आपका F2 पीढ़ी के पौधों का आपका फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 के रूप में प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी के पौधों का फिर जीनोटाइप होगा 1:2:1 और 2:4:1 के रूप में, 1:1 के रूप में प्राप्त होता है। आपके उपयुक्त जो है दोनों प्रकार के आपको प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए। अब नियम से मतलब है इतना आपको समझ आया नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा तो मैं उसका प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा, जितना भी PYQ आया साथ साथ थ्योरी आया, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ये आपका जैविक विकास से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं। तो मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाले उसके बाद, उपयुक्त दोनों के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता से कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों से पहला और दूसरा नियम जो आपका एक संकरणीय क्रॉस के आधार पर, और दूसरा जो है आपका तीसरा आपका नियम जो आपका द्विसंकरणीय आपका जो है क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम है आपका जो है प्रभाविक आपका जो नियम यानी लॉ ऑफ आपका डोमिनेंस के रूप में, एक जोड़ा जो है आपका विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता एवं माता में संक्रमण करने में प्रथम पीढ़ी में आपको प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। पृथक्करण का नियम का लॉ ऑफ जीन सेग्रेगेशन लक्षण कारकों या जीनों के जोड़ों के ये दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। इनमें से केवल एक कारक ही किसी को एक को आपको युग्मक में पहुंचाता है। इन नियम को जो है युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यह दो जोड़ी की विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संक्रमण कराया जाता है। दोनों आपका लक्षणों का जो पृथक स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण जो आपका आनुवंशिक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। युग्म को वैकल्पिक में रूप जानते हैं, एक ही गुण के विभिन्न आपके विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण को कारकों के एक दूसरे का युग्म विकल्प या एलील कहे जाते हैं। इसको हम सुनते जाइए, आपको दिमाग लगाना नहीं है, मैं आपको जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैव विकास यहाँ पर आ जाएगा, जैव विकास का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उसका पहले आप सुनते जाइएगा, सारे NCERT से उठाया गया ये पॉइंट है। नेक्स्ट है संलग्नता यानी लिंकेज होता है। एक ही गुणसूत्र परिस्थिति आपका जीनों में एक साथ आपका वंशागत होने की प्रवृत्ति आपको पाई जाती है। यानी एक साइड का अगर एक तरह का मिलेगा तो एक ही साइड का मिलेगा, मतलब अगर दोनों सुंदर है दोनों काले हैं तो काला ही पैदा होगा। जीनों की इस प्रवृत्ति को आपको संलग्नता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही आपका गुणसूत्र पर स्थापित होता है और एक आपका एक साथ आपका वंशानुगत होता है, उन्हें आप जैसे मुस्लिम धर्म में देखते होंगे कि आपका भाई बहन से शादी कर लेता है। तो जिस तरह का अगर बीमारी इसमें भी अगर मान लीजिए A पर्सन है, उसको भी अगर कोई बीमारी है और B को भी है, क्योंकि वो एक ही तरह से जेनेटिक से लिया होता है, तो उसके कहीं ना कहीं आपका जो है पूर्वज ही सेम होता है। इसलिए देखा जाता है आपका हिंदू व कई और रीति रिवाजों में कहीं पर एक ही दूसरे में क्रॉस किया जाता है, ताकि मैं ये प्लांट के टर्म में आपका नेचुरल भाषा में बता रहा हूँ। तो अगर देखेंगे तो आपका क्यों दूसरे धर्मों में शादी या दूसरे परिवार में दूसरे अथी में किया जाता है, दूसरे धर्म में तो नहीं कर सकते, मतलब एक ही धर्म में एक ही कास्ट में कई लोग देखते हैं, बट आपका अलग हो जाता है, अपने भाई बहन से शादी नहीं करते हैं। रीजन है कि उसमें वो जेनेटिकली, आप रिसेंटली आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा कि एक पाकिस्तान में एक गाँव, पूरा गाँव जो है आपका लाखों हजारों या सैकड़ों लोग हैं सेम तरह की बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि उनका जेनेटिक्स से आपका किसी न किसी उसके बाबा तरफा बाबा यहाँ पे बाप माँ एक ही है, तो इसी तरह से सब एक दूसरे से फैलता जा रहा है। नेक्स्ट है, जबकि जीन जो है एक ही आपका गुणसूत्र पर स्थापित तो होते हैं और एक साथ आपको वंशानुगत होते हैं, उन्हें आपका संलग्न आपका जीव यानी लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंक संलग्न आपका जो है जीन आपका सेक्स लिंक्ड जीन लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक गुणसूत्र का पर जीन लिंग स्थित जीन ही लिंग संलग्न आपका सहलंग आपका जो है जीन कहे जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो नर और मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग आपका संलग्नता का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या आपका मार्गन ने किया था 1910 में, और मनुष्य में आपका कई लिंग जो है संलग्न गुण, जैसे आपका रंग वर्णता यानी कि जिसको आपका साधारण भाषा में कहे तो आपका रंग वर्णता यानी कि उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है,
रेलवे में जब आप ALP के लिए या कहीं आप जाएंगे मेडिकल में तो सबसे ज़्यादा ये चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर माता पिता को है तो इसी जेनेटिक बीमारी होता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो याद रखिएगा। तो इसका अगर माता में से ज़्यादातर माता या पिता किसी में है तो आपको ये फैलता है। तो मनुष्य में आपके कई जो है लिंग आपका सह आपका गुण होने के कारण रंग बनता है, या फिर बांझपन आता है, हेमोफीलिया आता है, मायोपिया आता है, हाइड्रो आपका ट्राइकोसिस आता है। लिंग आपका संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं, क्योंकि पुरुषों का डोमिनेट करता है वो सारी चीज़ें। मानव जो है अनुवांशिक ह्यूमन जेनेटिक्स होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नामकरण जो होता है W वाल्डेयर ने किया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कब किया था याद रहे ना रहे, 1888 याद रखना आसान है, हालांकि 1888 1888 में। और आपका गुणसूत्रों के जो क्रोमोसोम का जो है नामकरण किसने दिया था? W वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने, W वाल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र के बारे का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण जैसे आपका पैदा कोई और किया और आकर के पंडित जी नाम दे देते हैं ना, उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, जिसने W वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों में आपको पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें आपका प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिकांगों में होती है तो इसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। प्लाज्मा जीन इसे कहते हैं। 1956 में आपका S वेंचर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जो है जीन के कार्य की इकाई जो होता है सिस्ट्रोम, उत्परिवर्तन की इकाई आपका मिट्रोन, पुनः संकोचन की इकाई का आपका रेयोन कहा गया है। आपका मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, याद रखिएगा कितने? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये सारे गुणसूत्र याद रखिए, मैं करवा देता हूँ, अभी डोंट वरी 2 से 3 बार हम बताएंगे, फिर आपका जैव विकास के आपका टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। आर्थर कॉर्नरबर्ग ने आपको 1962 में DNA आपका पॉलीरेमेज नामक आपका एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से DNA का आपका संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में आपको जो है गुणसूत्रों की संख्या कितने हैं क्रोमोसोम की? तो 46 तय जोड़े कर सकते हैं या 46 कहिए। प्रत्येक संतान को समझाता गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़ी का एक सूत्र अंडाणु के आधार पर माता से, दूसरा जो है आपका शुक्राणु के माता से अंडाणु से, याद रखिएगा अंड के फॉर्म में रहता है क्योंकि अंडाणु में ही विकास होता है। अंडा माता से आपको 23 मिलता है और 23 आपका मिलता है पिता से। शुक्राणु जिसको कहते हैं, शुक्राणु द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन जिसको एस्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं में अर्ध आपका सूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आपका आधे हुए जो है 23 जोड़ी होते हैं, एक सूत्र आते हैं, अर्थात आपको 22 + X आते हैं जिसकी माता से प्राप्त होता है। आधे जिन्हें आपको 23 कहते हैं, सॉरी 23 होता है, जिसमें Y गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपका 22 + Y होता है। नाड़ियों में एक आपका समान गुणसूत्र आपका जो होता है गुणसूत्र आपका पाया जाता है, जैसे 22 + X² होता है, उसमें 22 + X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। रिसेशन के समय जब आपका यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो ये जो आपका जायोट आपका 23वीं जोड़ी XX होगी, जो कि महिलाओं के लिए होता है, जिससे बनने वाली संतान लड़की होती है, याद रखिएगा। अब लड़का लड़की कैसे पैदा होता है आप पता चल गया होगा, कौन सा जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है आपको पता चल गया होगा। इसके विपरीत किसी अंडाणु में अगर Y गुणसूत्र और वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो आपका XY आपका गुणसूत्र वाला युग्म बनेगा और ये संतान जो है लड़का होगा। तो लड़का लड़की डिपेंड करता है आपके पिता पर। टोटल ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब पहले के ज़माने में जब किसी महिला को हालांकि महिला ही पैदा करती है लेकिन पिता और माता के दोनों का समावेशन से होता है, तो इनमें माता को दोष दिया जाता था कि तुम खाली लड़की पैदा कर रही हो, तुमसे कुछ ना होगा, तुम घर छोड़ दो, या फिर आपका भगा दिया जाता था। ये सारी चीज़ें प्रताड़ना, लेकिन उन्हें पता ही नहीं साइंस का इसके जिम्मेदार कौन है, तो पिता है। लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, इसकी जिम्मेदारी है पिता के X क्रोमोसोम से। अतः जो है गुणसूत्र का है यानी पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, मैंने बता दिया। प्रजनन आपका शिशु ट्यूब जिसको कहते हैं IVF के थ्रू आपको जो है शिशु में निषेचन आपको प्रजनन के अंदर होता है। तो ये समझ गए होंगे ये इतना सारी चीज़ें। अब इससे संबंधित आपका जैव विकास के बारे में इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, फिर एक बार हम NCERT के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आपका है
टॉपिक ऑफ वनस्पति विज्ञान। चलिए इतने सारे टॉपिक चीज़ें कंप्लीट हो रहा है। बीच में हम कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है उतना। जब पढ़ाने के समय हम पढ़ाते हैं सिर्फ, और स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा बहुत हम कभी कभी बोल देंगे। बाकी सब आपकी जिम्मेदारी है, आपको जुड़े रहना है, सीखना है या नहीं सीखना है। चलिए जैव विकास के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग आपका अनुमानता जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है और कालांतर में इस पर जो है जीव की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न आपका सिद्धांत या परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसमें आपके रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सामान्य परिकल्पना रूसी जीव रासायनिक शास्त्री AI आपका ओपेरिन ने आपको भौतिकवाद है या फिर पदार्थवाद या फिर मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो कि उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी हुई थी। याद रखिएगा इसके प्रमुख आपका तथ्य एवं निम्नलिखित है। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब, ये अरब है याद रखिएगा, अरब वर्ष पूर्व है। आदि सागर के जल में आपका न्यूक्लियोपोरेंटिस वायरस से होती है। यानी सबसे पहले आपका जन्म कहाँ पर, तो जल में, याद रखिएगा। और विष्णु जी का मत्स्य अवतार, ये सारी चीज़ आपने देखा होगा, इसमें होता है, जल में ही होता है। आपका वायरस के रूप में आपके कणों के रूप में जो परपोसी आपका हेरेटोफोरिक आपका हेरियोट्रोफी और ओवावी यानी एनियोरवारिक थे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व आपका कलानुक्रम यानी मेम्ब्रेन बाउंड यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका आदि जीव बने, जिनमें जो पहले आपका प्रपोषण तथा बाद में स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक आपका न्यूट्रिशन का प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवाल जैसे थे। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई, जिससे वर्तमान जीव जगत के सारे जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन आदि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या फिर अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन यानी CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसे आदि गैसें उपस्थित थे। यानी प्राचीन समय में देखेंगे ये सारी गैसें उपस्थित थे, मीथेन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। जैव विकास के आपको मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जैव विकास जो आपको मौलिक परिकल्पना जो है परिवर्तन के अवतरण यानी डिसेंट विद चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लेमार्स, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। लेमार्क आपका कहलाता है, ये जिसको कहते हैं लेमार्कवाद, लेमार्करिज्म। जैव विकास परिकल्पना का पहला आपका तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक का कौन था, तो जीन बेस्टिट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में 18/9 कर सकते हैं, तो आपका इससे 18/9 या 9 का टेबल पढ़ लीजिए, इससे कोलेट करके आप याद रखेंगे। इससे मैं आपको जो उसकी पुस्तक का फिलोसफी की जियोलॉजी यानी फिलोसफी जी के रूप में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। इसे लेमार्क सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। मूल धारणाओं पर आधारित आपके बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण पर सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागत गति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क को उपार्जित से लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं प्रयोग के निर्धारण के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं व्यवस्थित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। अर्थात जिराफ का गर्दन का लंबा होना या सर्पों में टांग का अभाव होना, ये सारे इसी कारण है। जितना हम उपयोग करेंगे वो विकसित रहे। जैसे अब कई लोग हैं महिलाओं का क्या होता है वो दिमाग का यूज कम करते थे, आने वाले समय में दिमाग ही नहीं रहेगा। कई लोग होते हैं जो कि आलसी हो, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो आगे के समय में दिएंगे नहीं, इसी तरह से गायब हो जाएगा। जैसे जिराफ का ये गर्दन गायब हो गया, सांपों के जो आपका पैर गायब हो गया। तो ये देख सकते हैं घास की उपलब्धता से जो है अगली टांगों या गर्दन के कम उपयोग के कारण इनके जो है अंग कम लंबाई हो गया। तो जैसे इसका उपयोग ही नहीं किया। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली जो है टांगों या गर्दन का अधिक उपयोग होने से इनकी अंगों का अधिक लंबाई बढ़ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ गया।
नेक्स्ट है लेमार्क बार्ड के अनुसार जो है अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के विकास के क्रम में होता है, यानी जेनेटिकली इस पर डिपेंड भी करता है। डार्विनवाद, यानी डार्विनवाद के बारे में जानते हैं। एक चीज़ मैं आपको छोड़ दिया था, यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। हाँ, क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा, सॉरी। आपका एस्कैरिटिक्स आपका जिसमें गुणसूत्र आपको क्रोमोसोम की संख्या 2 होता है। मच्छर में 6 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है, प्याज में 16, मक्का में आपका 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 और 36 होता है, बिल्ली में 38, चूहा में 40, गेहूं में 42, आपका खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48 और चिंपैंजी में आपका चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48। ये देख सकते हैं आलू, चिंपैंजी, तंबाकू। घोड़ा में 64 और कुत्ता में 78 होगा, 78, और कबूतर में 80 और टेरियोकाइटिस में आपका 1300 से 1600 होता है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ग्रेटोक्स में, फिर कबूतर में आपका 80 होता है, गढ़ में ये कहा जाता है कुत्ता। अब टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? हाँ चलिए, डार्विनवाद क्या होता है, यानी चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड के आपका जैव विकासवादी थे, इनके अनुसार जो था प्रस्तुत आपका विकासवाद का डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद आपका जो है वर्णवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या जो है इसकी पुस्तक और प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो कि 1859 में छपी थी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है: जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति यानी कि ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, विभिन्नताएं और उनकी इसकी वंशागति यानी वेरिएंस, एंड देयर इनहेरिटेंस, योग्यता के अति जीविता यानी सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन थ्योरी, आपका जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत आपका हॉलैंड के पादप शास्त्री बॉटनिस्ट हुगो डी व्रीज ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग शांति प्रिमरोज आइनोथेरा आपका लेमार्कियाना यानी ऑर्नियोथेला आपका लेमार्कियाना नामक पौधे पर किया गया। इनके अनुसार जो है नई जातियाँ स्पेसीज की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है, उत्परिवर्तित आपका म्यूटेशन कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। और आर्कियोट्रैप्स जो जुरेसिक आपका जो है युग का एक सर्व पुरातात्मक परिचित था, जिसके जीवाश्म का लगभग आपका 15 करोड़ वर्ष पुराने आपके जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच यह का संयोजन कड़ी आपका कनेक्टिंग लिंक था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, उग्रपादों की उंगलियों पर आपका पंजे। इसके बावजूद यह पक्षित था क्योंकि इसके अग्रभाग उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते थे। नेक्स्ट है आपका युगलिना जो पादप एवं जंतु के बीच में संयोजक कड़ी आपका कनेक्टिंग लिंक माना जाता था। नेक्स्ट आपका नियोफाइलिनिया आपका एनालिडा और मोलस्का के बीच आपका संयोजक कड़ी था। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का आपको उपवर्ग है। इसके अंतर्गत आपका एकिडना, बत्तख, चोची, प्लेस्टिप्स आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स और स्तनधारी मैमल्स के बीच में संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट डायनासोर, ये आपको विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी यानी मेलोस्कोइड आपका मेसोजोइक एरा में पाए जाते थे। मेसोजोइक आपका महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 आपका कल्पों, ट्रायसिक कल्प, आपका जुरेसिक कल्प और क्रेटिक कल्प में बांटा गया था। मेमथ आपका क्या कहलाता है? प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी एलिफेंट का पूर्वज माना जाता है मेमथ के रूप में। क्रो-मैग्नोन आप जो होता है मनुष्य के आधुनिक मानव आपका जो है होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज या फिर आधुनिक मानव की उपजाति सब सेपियंस आपका होमो सेपियंस फॉसिल्स आपका होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गढ़ा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा कपाल गुहा
यानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। डेनियो शोवन एक आदिवासी प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 1910 में साइबेरिया की गुफा में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक आपके जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्व एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की गई। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन ऑफ नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त डेनी शोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल आपको लगभग 1.6 लाख पूर्व माना जाता है। डेनी शोवन का अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियन और नियंडर स्थल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, फिर इससे संबंधित आपका हम करवाएंगे। यहाँ तक किसी को समझ आया नहीं आया तो बताइएगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो समझ आ जाएगा अगर कुछ समझ आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ टर्म अगर फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो भी आपको समझ आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। नहीं पहले इसके बाद हम एनसीईआरटी का हम ये पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ये बहुत अच्छी बुक है और अभी भी कई लोग इसका वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन अभी भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए आप लोगों ने सुने होंगे कई जो है सिलेक्शन से लेने के बाद बताते हैं कि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ अगर एनसीईआरटी टाइम मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, साथ साथ मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ता हूँ, आपने सुना होगा। चलिए, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक आपका परिवर्तनों द्वारा अधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना इकाइक एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष क्रम या आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया जाता है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, बेबल्स, डिब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित आपको प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण आपको वर्गीकरण से प्रमाणन मिला है, तुलनात्मक शरीर संरचना से प्रमाण मिला है, अपसेसी अंगों से प्रमाण मिला है, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण मिला है, पूर्वजों से प्रमाण मिला है, तुलनात्मक आपको भौतिकी से प्रमाण मिला है, भौगोलिक वितरण से प्रमाण मिला है, तुलनात्मक कायिक एवं जीव रासायनिक से प्रमाण मिला है, अनुवांशिकी से प्रमाण मिला है, पशुपालन से प्रमाण मिला है, रचनात्मक समृद्धता से प्रमाण मिला है, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों से प्रमाण मिला है। समजात अंग किसको कहते हैं? होमोलोगस आपका ऑर्गन किसको कहते हैं? ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असामान्य दिखाई दे सकते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन के समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण में सील के फली पर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी होती है। इन सभी में होमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पस, आपका मेटा और कार्पस आदि अस्थियां होती है। इनका आपका भ्रूणिक के विकास भी एक ही हिस्सा होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का आपका फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के लिए देखते होंगे, चमगादड़ के पंखा को उड़ने के लिए, घोड़े के टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग होता है, एनालोगस ऑर्गन, ऐसा अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता है, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं। समरूप अंग कहलाते हैं, जिस उदाहरण में तितली, पक्षियों, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर के भीतरीय भंज द्वारा होता है। पक्षियों के अंग जो है की रचना उनकी अग्रभागों अर्घपादों पड़ों द्वारा होता है। चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुली देखते होंगे, अंगुलियों पर बना होता है और छड़ के बीच आपका फैली त्वचा से होती है। अवशेषी अंग होता है जिसको वेस्टिबियल आपका ऑर्गन कहते हैं। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव से इनका महत्वपूर्ण समाप्त हो जाता है होने के कारण
विकास क्रम में इनका आपका क्रमिक लोप होने जाते हैं, यानी खत्म होने पर उन्हें लगता है। अब से सी अंक लाते हैं। उदाहरण में आपका कर्ण, पल्प, आपका पिनियल, त्वचा के बाल, आपका जो है वर्मी पोस्ट, एपिडेमिक्स आदि आते हैं। मनुष्य में लगभग 100 आपसेसी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव रसायनों की बैक्टीरिया आते हैं। पक्षियों का विकास आपका शरीर सिर्पों में से हुआ है। जल स्थल जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, जल स्थल में जितने भी है। नेक्स्ट है स्तन वर्गीय जीवाश्म। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों का अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर भी विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो जाते हैं, भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत पर जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लेमार्कवाद लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तकों का फिलोसफी जूलॉजी यानी फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। ये मैंने बताया था 1809 में, आपका यहाँ पर डिवाइडेड करके भी बताया था। 9 का टेबल पढ़ लीजिए या फिर 1800 नहीं, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेमार्कवाद का जो आपका पुस्तक का नाम लेमार्कवाद में आपको प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चन को यहीं पर से रिपीटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कहाँ पर थे हम, यस चलिए 1809 में उनकी पुस्तक तक कौन सा था, पुस्तक का नाम क्या हुआ, फिलोसफी आपका जियोलॉजिक यानी फिलोसफी ऑफ जियोलॉजिक में प्रकाशित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में एवं उनके अंग में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, नेचुरल यानी होता है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, नेचर पर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखते होंगे आपने कि हरियाणा के लोग ज़्यादातर लंबे होते हैं, ज़्यादातर पंजाब के लोग, क्योंकि वहाँ पर उस तरह का इन्वायरमेंट होता है। और बिहार के हो गया या फिर बंगाल को हो गया, उस तरह का हाइट या फिर उस तरह का हाइट नहीं मिलता, 6 फीट से कम रहता है जनरली। ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक है, कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। जैसे महिलाओं का दिमाग क्या होता है, कम उपयोग करते हैं तो दिमाग रहता ही नहीं, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, घुटने में आ जाता है। कई लोग कहते हैं ये सही है गलत है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्यों कहा जाता है। इसे अंगों के कम उपयोग या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई आपकी जातियां बन जाती है। उदाहरण है आपको जिराफ की गर्दन का लंबा होना। डार्विनवाद यानी कि जैव विकास के संबंध में डार्विन का सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका है। डार्विन को पूर्व अवशेष का महानतम अवशेष कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 तक उनका जीवन काल रहा है। 1831 में आपका बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे आपको विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर आपका संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, यानी सभी जीव जो है अपना संतान बच्चे पैदा कर सकते हैं। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से आपको जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। देखते होंगे अभी भी टाइम में लोग अपने क्यों पैदा करते हैं बच्चे ज़्यादा ज़्यादा, ताकि उनकी एग्जिस्टेंस जिंदा रहे। और वो भले जिंदा ना रहे, कुछ समय बाद मर जाएगा, लेकिन इंसानों की अभी जनसंख्या और कई है बढ़ गई है। अभी इंसानों की जनसंख्या कम होने, कोविड जैसा काम जब आता है या फिर कोई भूकंप आता है, कुछ होता है, तो लोग हजारों सैकड़ों या लाखों लोग मरते भी हैं। एनीहाउ चलते हैं टॉपिक पर आते हैं, अभी जीव विज्ञान को समझते हैं। दो जो है जातीय या जीव जो है आपस में मिल करके जीव जो है आपस में बिल्कुल आपको जो है समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नता इन्हें जो है इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नता जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, यानी कि जीवन में संघर्ष जरूरी है। देख सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा, बायोलॉजी बोल रहा है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है यानी आप जिंदा हैं, कुछ ना कुछ आपका संघर्ष होना चाहिए। कभी हस्बैंड को वाइफ से झगड़ा हो रहा है, कभी माता को पिता से, कभी पिता को बेटे से, बेटा को बेटी से, इस तरह से कभी न कभी संघर्ष जारी रहना चाहिए।
कभी आपको इंडिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को चाइना से, चाइना को इंडिया से। तो ये संघर्ष जरूरी है, ये जो फ्रूटफुल होता है कि आपके विकास को आपका लाभदायक होता है। जबकि कुछ अन्य जो है हानिकारक होते हैं, जिससे जीवों में भी आपको विभिन्नता है, आपको वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर बहुमुखी आपका जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एकत्रित होती रहती है। काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों के में से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद है, नियो डार्विनिज्म कहता है। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद के उनको जीनवाद के ढांचे में डाल दिया गया, जिसे आपका नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है आपका विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वर्ण, जनन। इस प्रकार जो है नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिसमें आपका जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नता बढ़ जाती है। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत वस्तुतः आपका हुगो डी प्राइज यानी हुगो डी प्राइज द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख आपका तथ्य निम्नवत है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय या क्रमित के विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, जबकि बल्कि यह आपके उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार जो है इससे उत्पन्न जाति का प्रथम जो है उत्पन्न इस तरह से देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक ऑलमोस्ट, यहाँ आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, यस नो में भी आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष आप बताइएगा। यूपीएससी में देख सकते हैं, आरओ यूपी में पूछा गया मेंस में 2016 में। निम्नलिखित में कौन से जो है प्राचीन या आदि पृथ्वी के अनुमंडल से संबंधित है? तो कौन सा है? तो आपका मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस जो आपका जो है प्राचीन या आदि पृथ्वी के अनुमंडल वायुमंडल से अनुपस्थित था, यानी वो था ही नहीं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, मीथेन है, CH4 था, अमोनिया था, NH3 था और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था। तो ये 3 चीज़ था। ऑक्सीजन के बारे में नहीं था चर्चा, तो ये अनुपस्थित था। ऑक्सीजन आया तब भी हम लोग का एग्जिस्टेंस है, जैसे अभी चंद्रमा पर ऑक्सीजन की नहीं है संभावना, या फिर आने समय में हो जाएगा तो वहाँ पर भी लोग बसने लगेंगे, वहाँ पर भी लोग जा कर के बच्चे पैदा करेंगे और XYZ कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आई डोंट नो। चलिए देख सकते हैं प्रश्न में जो पूछा गया, प्राचीन यानी आदि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है गैस नगण्य या अनुपस्थित थे, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थे। अभी मैंने रिसेंटली मैंने बताया भी था आपको, जब आपको मैंने आपको आज ही के टाइम में मैंने करंट अफेयर पढ़वाया था, टॉप 100 क्वेश्चन आपको एडिटेरिया का, तो उसमें जाकर के देखेंगे मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से अब ऑक्सीजन जो परिणत यानी कि ट्रांसफर करने का काम चाइना कर रहा है। तो ये इस तरह से काफ़ी चीज़ें विकास कर रहा है। चाइना काफ़ी आगे है आप लोग से, हम लोग से, पूरे इंडिया से। हम लोग भारत महान करते हैं और कंपेरिजन बांग्लादेश और नाला पाकिस्तान से कर लेते हैं, लेकिन हम चाइना से और USA से कंपेरिजन करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में, तो बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, 100-200 साल पीछे हैं शायद। वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, कब हुआ है? तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। ये देख सकते हैं, 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब आपका है, 2 अरब वर्ष पूरा है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार ये देख सकते हैं, सारे के अनुसार जो है लगभग 2 अरब पुरानी है। प्रारंभ में जीव धारण यानी एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर थे, फिर बाद में आपका बहुकोशिकीय जीवाणु मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा था? तो कौन सा था? अमीबा था, या फिर आपका नीलहरित शैवाल था, कवक था, यूग्लिना था। क्वेश्चन का आंसर आप साथ देते जाइएगा। इसका सही जवाब आपका नीलहरित शैवाल था। कौन सा था? तो नीलहरित शैवाल था। चलिए जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। 71 लोग अभी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना आपका जीव आपका जो है नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश, जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। इस प्रकार से प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन जैसे गैस आपको वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। डार्विन द्वारा आपका प्रस्तुत प्राकृतिकवाद यानी वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपका किस पर है? तो
ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस के लिए, आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए। तो ये कौन सा है? तो ये चारों चीज़ों पर, तीनों पर डिपेंडेंट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और आपका ये सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, जितने भी क्वेश्चन आप तेजी से कंप्लीट करा देंगे और ये उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, फिर वर्गीकरण के बारे में टॉपिक को जानेंगे। चलिए आई होप कि इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, यस नो में भी आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है इस तरह से। 6 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन आपके इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, आपका इन्होंने आपको डार्विनवाद प्रस्तुत किया था। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णनवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की प्रस्तुति की व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा आपके जातियों की उत्पत्ति 1859 में छापी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद ओवर प्रोडक्शन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तीनों जो है उत्पत्ति याद रखिएगा, तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट है द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके द्वारा लिखा? तो डार्विन का लिखा गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जैव विज्ञान आपका विकासवादी थे। इनके द्वारा प्रस्तुत आपका विकासवाद का डार्विनवाद यानी प्राकृतिक वर्णनवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से डार्विन का लिखा गया है, याद रखिएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, MPPSC में भी पूछा गया आपका। नेक्स्ट है जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आपका लेमार्क ने। जैव विकास को आपका इवोल्यूशन को किसने समझाया था? लेमार्क ने। जैव विकास इवोल्यूशन का परिकल्पना जो है पहला जिस तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैरिस्टेट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो आपका 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी ऑफ जियोलॉजिक यानी फिलोसफी जियोलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने किया था विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट आपका है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री बोटनिस्ट आपको ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इनके अनुसार जो है कई जातीय स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाले स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत तक बड़ी विषमता उत्परिवर्तन के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिनमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। इन्होंने पहला आपको प्रयोग सांदे आपको प्रीम रोज इवनिंग आपका प्रिमोश पर किया है। नेक्स्ट कर चलते हैं, बताइएगा इसमें सम्मिलित करना है, मिलान करना है, तो सीधे चलते हैं। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किसके बारे में जानते हैं? तो उत्परिवर्तन कौन सा है यानी म्यूटेशन का सिद्धांत डी व्रीज ने किया था। डी व्रीज। विकास का सिद्धांत किसने किया था? विकास का डार्विन ने किया था। अभी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? ये आपका बीडल और टेडम ने किया था। नेक्स्ट ऑपरेशनल आपका अवधारणा में आपका जेवाक आपका मेलोड ने किया था। चलिए ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने। एक जीन एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेडम ने। और ऑपरेशन अवधारणा ऑपेरॉन अवधारणा आपका जेकब और मेलोड ने किया था। नेक्स्ट आपका विकास का मुख्य कारक क्या है? आपका उत्परिवर्तन हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक बढ़न। ये प्राकृतिक बढ़न इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है जैव विकास यानी इवोल्यूशन का मुख्य आपका कारक प्राकृतिक बढ़न या नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेद अन्य हासिल किए गए हुए जीनों को अगली पीढ़ी जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक बढ़न या विचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों यानी जीन उपरूपों यानी जीनोटाइप जीनों यानी दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के निष्ठ स्पष्ट किया जाता है। तो क्यों करते हैं? तो अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग किए जाने पर, यानी अंग का उपयोग करेंगे तो विकसित होगा, नहीं करेंगे तो वो आपका लुप्त हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो किसने ये दिया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था आपका लेमार्क ने के बारे में। शरीर के आपका जो है परिवर्तन शरीर के उपयोग के तथा अनुप्रयोग यानी यूज और डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारियों जैसे अभी कई लोग हैं ठंड के समय में अपने शरीर का उपयोग ही नहीं करते हैं, और ना घूमेंगे ना टहलेंगे। तो कई ऐसे जगह हैं जो शरीर के आपके आते हो गए, छोटे स्टाइल हो गया, तो खाना पचने में दिक्कत होता है। फिर कई लोग का शरीर
कि ऐंठन शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्यों होता है? तो यूज नहीं हो रहा है लगातार। आप 3 महीने 4 महीने भी अगर नहीं यूज करेंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। कई लोग जो है सालों सालों नहीं यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। कई लोग हैं, कई ऐसे जो हैं प्रजाति जो है अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे दिमाग भी खत्म होते जा रहा है, तो उसके घुटने पर चले जाते हैं। चलिए यानी हम बदलते वातावरण में अपनी जीवधारियों जो है नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का क्रम जिसके कारण जो है अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और विकसित हो जाते हैं। वे अंग जिनका उपयोग कम करते हैं वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जिनका उदाहरण आपका हमारे शरीर के अवशेषीय अंग होते हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के बारे में रूप में सर्पों या कीटांगों का अभाव को बताया है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, नेचुरल चीज़ें आपका लेमार्क को आप बोल सकते हैं। ये मुझे आप मत बोलिएगा, किसी को अगर लग रहा होगा ठेस तो आप लेमार्क को जाकर के मेल कर दीजिए या फिर जो भी करना है कीजिए। तो भारत के जो है विशाल बल विलियम मेकिस के बारे में कहा जाता है, तो वो हाल ही में आपको विलुप्त हो गया था। आपको चीता के बारे में देखा जाता है। ये आपका जो प्रश्न पूछा गया तो उसमें आपका अकेला जो है पशु है जो भारत में आपको विलुप्त घोषित किया गया। तेंदुआ, सिंह और बाघ ये सारी चीज़ तो देखने को मिलता है। उसमें 92 का ये क्वेश्चन था। आधुनिक मानव मनुष्य के हाल का पूर्वज है आपको कौन है? तो आपका क्रो मैग्नन पर मनुष्य है। क्रो मैग्नन आपको मनुष्य के आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज या आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज के होमोसेपियंस फिलीपींस यानी फोसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट का लंबा था तथा इसकी आपका कपाल गुहा यानी लगभग 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर का कपाल गुहा है। चलिए नेक्स्ट है शब्द आपका डेनिसोमम क्या है? तो आपका शब्द आपका है डेनिसोमन आपका जो है कभी कभी समाचार खबरों में देखने को मिलता है। इस संदर्भ में किससे संबंधित है आपको बताइएगा? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है या आदि मानव प्रजाति का है, स्पीसीज के बारे में, या फिर आपका पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र है, या फिर भारतीय महाद्वीप के इतिहास के बारे में एक वैज्ञानिक है। तो ये आपका सही जवाब का बी है। इसमें एक आदि मानव जाति है, स्पीसीज है डेनिसोम्स। शब्द आपको रिसेंटली आपका समाचार न्यूज़ में 2019 का ये क्वेश्चन है, तो उसमें कोविड के समय में आपको उससे पहले आपका ये न्यूज़ देखने को मिला है। फिर से बता देते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। डेनिसोम एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार ये वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफा में प्राप्त अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी, और फिर चीन के तिब्बत में की एक गुफाओं से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के निश्लेषण से उनकी पूर्व एशिया का तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा की। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन आपका नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त आपका डेनिसोमन का यह जबड़ा उत्तर मध्य आपका प्लास्टोसिस काल आपका लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व है। ये डेनिसोमन के अवशेषों के यानी विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और लिएंडर स्तर के से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं साइंस को कोरिलेट कर करके साइंस और टेक कर सकते हैं, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अभी इसलिए करंट पढ़ना जरूरी है। करंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका साइंस टेक का भी छूटेगा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का भी छूटेगा, पॉलिटी हिस्ट्री का कई क्वेश्चन छूटेंगे। तो जितने भी लोग कनेक्टेड है सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपको फिर बाद में दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑर्कियो आपका टेरेसिस आपका क्या होता है? तो जुरासिक युग का आपका जो है सर्व पुरातन आपको पक्षी के रूप में जानते हैं। ऑर्कियो आपका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, इसमें देखते जाइएगा। ऑर्कियो आपका टेरेसिस आपका जो है जुरासिक युग का एक सर्व आपका पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म यानी फोसिल से लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। ये सरीसृप यानी पक्षियों के बीच आपका संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्र पादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास यानी ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन को सिद्ध करता है।
ऑर्कियोपेप्टिक्स किन प्रकारों के प्राणियों के बीच में की योजक कड़ी है? तो आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग की। में मत आपका पूर्वज है आपका कौन है? तो हाथी का आपका है मेमत आपका पूर्वज है। नेक्स्ट आपका मेमत प्रजाति आपको वर्तमान समय में आपको विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे, डायनासोर आपका मेसोजोइक आपके सरीसृप थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप आपका रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक आपका महाकाय मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकाय कल्प को 3 कल्प को ट्रायसिक कल्प यानी 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरेसिक कल्प को 5.7 करोड़ वर्ष का, क्रिएटेशियस कल्प 7 करोड़ आपका जो है वर्ष में बांटा गया। क्रिएटेशियस में डायनासोर और पुष्पीय पादपों पर आपका स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने गोंडवाना